सक्सेसिव देख लेगा वीडियो में सब। कर लीजिए स्टार्ट। ओके ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब लगातार, ठीक है। और लगातार क्या करना है? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़े हो गए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल हम एल्युमिनियम की बात करें तो आपको पता है कि एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 3। लेकिन 1 by 1 निकालते हैं यहां से, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम पे चार्ज कितना आएगा बताइए? +1 आएगा। और इसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको ऐसे लिख देंगे I1। कोई दिक्कत नहीं ना? इसी के बाद इसमें सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यहां से, सॉरी यहां से एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, लेकिन एल्युमिनियम प्लस से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा? और इसको बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिएगा क्वेश्चन में जितना मेंशन किया था ना कल, वो सब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी था, सब में एक ही इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इस बार इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकाल सकते हैं हम, तो इसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। 3 तरह का एनर्जी मिल रहा है, तो यही पूछेगा कि इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? फर्स्ट सेकंड थर्ड में। और दूसरा इसको अरेंज करने देगा ऑर्डर, है ना? ऐसे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। इसको एक्स वाई जेड कुछ मान लेगा, कहेगा अरेंज दिस फॉलोइंग ऑर्डर। पहले ये बताइए कि इसमें मैक्सिमम कौन होगा? थर्ड वाला। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि देखिए जब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से लॉस कर देगा, लेकिन जैसे जैसे प्लस चार्ज आता जाएगा ये इलेक्ट्रॉन देने से मना करेगा, ठीक है। और जब लास्ट इलेक्ट्रॉन देना होगा तो बिल्कुल कम करेगा। यानी कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आप हमेशा याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा किसका होगा? जो सबसे बाद में होगा। 3 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद फर्स्ट का। कोई दिक्कत? तो इस पे ज्यादा सवाल नहीं पूछता है, लेकिन ज्यादा पूछेगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जिस पे सवाल हम लोग कल किए थे, ऑलरेडी किए थे ना, जिसमें बात किया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा साइज के क्या होगा जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और दूसरा डाउन द ग्रुप ये हमेशा भाई अप्लीकेबल है, लेकिन अलोंग द पीरियड रेडियस अप्लीकेबल है, लेकिन उसके पहले एक चीज चेक कर लेना, क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो रेडियस के अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो आपको पता है कि जो फुल्ली है फील्ड है वो क्या है? मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो ये लिख लो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी क्या हो रहा है यहाँ पे? रिलीज हो रहा है। अब बताओ रिलीज हो रहा है तो लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है? लॉस। और कब लॉस होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो इसका मतलब समझते हैं कि क्या मैं कह रहा हूं। जैसे देखो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा बताओ? नॉन मेटल्स। तो एग्जांपल में हम यहाँ नॉन मेटल्स क्लोरीन एक ले लेते हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, आप जानते हो ये क्लोरीन माइनस दिखेगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के दौरान जो एनर्जी लॉस होगा उसी को हम EGE बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ये एनर्जी लॉस हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एनर्जी लॉस हो रहा है? देखिए समझिए, क्लोरीन को आप क्या लिखोगे? क्लोरीन को ऐसे लिखोगे 287, ठीक है। तो बताइए क्लोरीन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स? 17 एटॉमिक नंबर के बराबर। और इसमें कितने ऑर्बिट्स बनेंगे? किस पीरियड का एलिमेंट होगा भाई? 3 बन रहा है तो 3 ही का होगा, ठीक। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? पहले से 7 होंगे इस ऑर्बिट में। फर्स्ट वाले में 2, सेकंड वाले में 8, और थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन हम लिख देते हैं, 4 5 6 7। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन करेगा, कोशिश करेगा, तो पहले से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है वो क्या करेगा? उसको रिपेल नहीं करेगा। अब अगर ये रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों का चार्ज कैसा है? सेम, तो रिपल्सन होगा। और जब जब रिपल्सन होता है एनर्जी लॉस होता है या गेन होता है? लॉस होगा ना। एक दूसरे को आप धक्का दे रहे हो तो क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा ड्यू टू रिपल्सन। तो लॉस ऑफ एनर्जी, यानी इस सिस्टम से एनर्जी क्या हुआ? बाहर निकला।
तो एनर्जी अगर बाहर निकल रहा है तो उसको रिलीज नहीं बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गया। आया बात समझ में कि एनर्जी क्यों रिलीज होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है, गेन होने के दौरान क्या होता है? एनर्जी का लॉस होता है, और इसी लॉस ऑफ एनर्जी को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब बताओ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो याद रखिएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट है नेगेटिव होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी का कैसे अपोजिट है? देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी में तुमने क्या किया, एक न्यूट्रल एटम लिया, उसको केटायन बनाया, और यहां पे एक न्यूट्रल एटम को क्या बना रहे हो बताओ? न्यूट्रल एटम को एनायन बना रहे हैं, और इस दौरान जो एनर्जी लगेगी उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। और इस केस में वैल्यू क्या होती थी? अपोजिट है एक दूसरे का, ठीक है? तो जस्ट अपोजिट लिख लीजिए इसको आप। हाँ लिखिए। देखो, जैसे जैसे निगेटिव वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ईजी का वैल्यू बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई? निगेटिव वैल्यू के बढ़ने से लॉस बढ़ा कि नहीं, बता ये बताओ। किसी बच्चे का 100 रुपया खो गया, किसी का 200, किसका लॉस ज्यादा? 200 का। ये लॉस ऑफ एनर्जी कह लो इसको, उसी को ईजी पूछते हैं। ईजी ऐसा होता है, मतलब आप क्या समझे कि निगेटिव वैल्यू, जैसे जैसे निगेटिव वैल्यू बढ़ेगा, समझे, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा बताइए? इंक्रीज होगा। लॉस ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज, और लॉस ऑफ एनर्जी को ही क्या कहते हैं? ईजीई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ईजीई की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यही नोट आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट। क्या हो गया तुमको? जब से लिखो, ठीक है? ये है रूल्स, तो इसको फॉलो कीजिएगा। जिसका ज्यादा नेगेटिव वो ज्यादा इजी, यानी मोर इजी वैल्यू। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी, ए और बी में किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? ऑफ कोर्स बी का ज्यादा लॉस हो रहा है तो बी ज्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, मैथमेटिकली मत सोचना कि कौन वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है? लिखो, लार्जर द नेगेटिव वैल्यू, है ना? तो बताइए, लार्जर द नेगेटिव वैल्यू, ईजी की वैल्यू क्या होगी? हाइयर या लोअर? है ना? हाइयर विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आपको एग्जाम में जानते हो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वो पूछेगा कि लार्जर नेगेटिव वैल्यू या लॉस ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज या नेगेटिव वैल्यू इंक्रीजेज, तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऐसा पूछ देगा कि व्हाट विल बी द चेंज इन ईजी। तो बोलोगे इट आल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे नेगेटिव बढ़ेगा वैसे वैसे ईजी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं ना? तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आपसे एग्जाम में कहीं पे आपको पूछ सकता है, ठीक है? तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी ऊपर वैल्यू में भी बता दिया आंसर, ठीक है? तो ये हो गया इजी। अब बात करते हैं वही दो चीज कि किन किन फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा। तो पहला फैक्टर क्या था जी? रेडियस। तो जरा आप सोच के बताओ कि रेडियस के अकॉर्डिंग ये क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे? फैक्टर्स अफेक्टिंग द इजी। पहला फैक्टर क्या है जी? रेडियस। बताइए आप लोग खुद सोच के कि जी का वैल्यू डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? कितने लोग कर रहे हैं डायरेक्टली? ठीक है, बाकी लोग लिख लिए यहाँ तक? लिखो जल्दी से जी। रुका रहता है जी, लिख लिया ना तुम लोग? आप एक काम करो, दो तरह का रेडियस लेके सोचिए, कंपेयर कीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक स्मॉलर रेडियस है और एक बिगर रेडियस है, ठीक है?
तो ये स्मॉलर रेडियस और ये बिगर रेडियस। तो आप बताइए इस केस में इलेक्ट्रॉन आने में कहां आसानी से आ जाएगा? फर्स्ट में। इससे इलेक्ट्रॉन नहीं आसानी से आ जाएगा क्योंकि जगह ज्यादा है। नहीं, जैसे जैसे एक्चुअली रेडियस बढ़ेगा तो ये जो एटॉमिक सर्कल है, ये जो सर्कल, इसका साइज नहीं बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को आने में यहाँ आसानी है कि नहीं? ठीक है, लेकिन यहाँ पे आने में पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, कम जगह है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा तो इसको रिपल्सन ज्यादा फील होगा कि नहीं? जैसे जैसे रेडियस कम होगा वैसे वैसे रिपल्सन क्या होगा? रिपल्सन ज्यादा होगा। अब एक बात बताओ, अगर रिपल्सन ज्यादा हुआ तो हम पूछेंगे लॉस ऑफ एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? लॉस ऑफ एनर्जी, जैसे जैसे रिपल्सन ज्यादा होगा एनर्जी भी लॉस मोर होगी। ठीक है, एनर्जी ज्यादा लॉस होगी, और जो लॉस ऑफ एनर्जी है उसी को तो ईजी कहते हैं। तो ईजी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मोर। ये कब होगा? जब आपका रेडियस स्मॉल होगा। यानी कि इन दोनों में कैसा रिलेशन है? जब रेडियस कैसा था आपका? लेस, तो रिलेशन कैसा निकला? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये याद रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो आप लोग भी समझे होगे ना जी, कभी आप लोग छोटे भाई बहन में झगड़ा कर लिए होगे, ठीक है, तो आप लोगों को क्या फील आता है? दोनों लड़ाई करने के बाद दोनों कैसा फील करते हो? टायर्ड फील करते हो ना? क्यों? क्योंकि एनर्जी बहुत सारा हमने लड़ाई में एक दूसरे को रिपेल करने में लॉस किया। ठीक है, तो जैसे जैसे एनर्जी लॉस हो इसलिए हम थक गए। लेकिन बात यह है कि वही लॉस ऑफ एनर्जी को यहाँ क्या कहते हैं? ईजी। तो ईजी की वैल्यू क्या हो गई? अल्टीमेटली बढ़ गई। कब बढ़ी जी? जब रेडियस छोटा था। रेडियस जैसे जैसे ज्यादा होगा, रिपल्सन कम, तो एनर्जी का लॉस कम, तो ईजी की वैल्यू भी कम। तो यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आया। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, एक हिंट जो केमिस्ट्री में आपको हर जगह काम करेगा। वो चाहे कोई भी एनर्जी हो, जनरली केमिस्ट्री में यही होता है, चाहे वो आयोनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, चाहे आगे भी पढ़ोगे इनऑर्गेनिक में 12th में हाइड्रेशन एनर्जी हो, लैटिस एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, सब रेडियस का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक लाइन में याद रखो कि जनरली ये जितनी एनर्जी हैं, इंथैल्पी हैं, ये सब क्या होते हैं? रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये एक स्टेटमेंट आपका काम कर जाएगा। अदरवाइज रूल को मैंने एक्सप्लेन किया है, इससे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इससे कोई दिक्कत है नहीं ना? तो डाउन द ग्रुप आप समझ ही गए हो। अब बनाओ अपना पीरियोडिक टेबल, बता दो आंसर। ये देखो जी, रेडियस नीचे की ओर बढ़ रहा है तो ये जी कहां बढ़ेगा? ऊपर की ओर। इस डायरेक्शन में जाने पर रेडियस क्या होता है? इंक्रीज। तो इस डायरेक्शन में इजी डिक्रीज। याद है बात समझ में? और दूसरा जो फैक्टर होता है ना, वो फॉर सेम पीरियड होता है। अगेन फिर से क्या करेंगे? उसमें चेक किए थे ना जी, इसमें भी चेक करना होगा। क्या चेक करेंगे? चेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे भी चेक करेंगे। तो जल्दी से ये बनाइए टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम चेक करते हैं। चेक भी करने की जरूरत नहीं है। देखो, 3 तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो ना? कौन कौन? चलो लिखो। सेकंड फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम चेक कर रहे हैं, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने तरह के होते हैं? 3। आप जानते हो ना? कौन कौन जी? एक तो होता है पार्शियली, जो पूरा नहीं भरा हुआ है, पार्शियली फिल्ड, और है ना हाफ फिल्ड, और एक को कौन होता है? फुल्ली फिल्ड। ये तीनों आप लोगों को पता है ना? चलिए लिखिए फुल्ली फिल्ड। अब एक बात बताओ, फुल्ली फिल्ड में क्या जगह बाकी है जो इलेक्ट्रॉन गेन होगा? जो पूरा भरा हुआ है, देखो ये पी सब सेल का ही बात कर लो, तो ये पूरा भरा हुआ है, तो क्या इसमें जगह है कि इलेक्ट्रॉन गेन होगा? नहीं। तो इसकी ईजी की वैल्यू क्या होगी? भाई ना इलेक्ट्रॉन गेन किया, ना एनर्जी, ना रिपल्सन हुआ, ना एनर्जी लॉस हुआ, तो फिर कोई पूछेगा लॉस ऑफ एनर्जी कितना? आप पैसा 100 रुपया लेके गए और कुछ भी लॉस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं खरीदे, तो पूरा पैसा बचा रहा ना? कोई पैसे मनी लॉस हुई तो क्या बोलेगा? लॉस ऑफ मनी 0। तो इस केस में ईजी क्या हो जाएगा? 0।
केवल एक ही केस है जहां की इलेक्ट्रॉन गेन होता है, जब वो कैसा होता है, पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड में Eg की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। अच्छा, ये भी हाफ फील्ड भी स्टेबल होता है, तो इस केस में Eg अप्रोक्सीमेटली 0, लगभग 0 के बराबर ही होता है। ये भी मना करता है इलेक्ट्रॉन लेने से, ठीक है। तो मात्र आपको यही देखना है कि जो पार्शियली होगा ना तभी निगेटिव होगा, अदरवाइज सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसका हमेशा Eg की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, एक एटम है जिसका Eg का वैल्यू 0 है, अब बी एटम है जिसका Eg का वैल्यू -5 है। हम पूछेंगे Eg का वैल्यू किसका ज्यादा, बोलो। बी का, लॉस ऑफ एनर्जी को कहते हैं, है ना। मैथमेटिकली 0 इसको देख के मत कह देना। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं, आप बताइए मेरे को कि Eg का वैल्यू किसका ज्यादा होगा, लिथियम बेरिलियम में। चलिए बताइए। अब बाकी लोग यहां तक पहले लिखो। देखो लिथियम में क्या होगा जी, 3 1s2 2s1, इसका 4 1s2 2s2। ये फुल्ली फिल्ड है कि नहीं है, ठीक है। आइए, हाँ मान लो हाफ ही है। चलो फिर भी बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन, इसका Eg का वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्टली 0। ये क्या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नहीं। अच्छा, तो एनर्जी किसमें लॉस होगा, इसके इसमें लॉस होगा क्या, नहीं। तो किसका है ज्यादा, लिथियम बेरिलियम में किसका ज्यादा, लिथियम और बेरिलियम में लिथियम का ज्यादा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा नेक्स्ट, कार्बन नाइट्रोजन में तो सबसे पहले देखिए सेम पीरियड का एलिमेंट है, तो आप क्या निकालोगे इसके बीच में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या लिखोगे, ये 2p3, ये कैसा फील्ड आया जी, और ये पार्शियली, वो कार्बन का शायद बता रही होगी, ठीक है, पार्शियली आया कार्बन का, और इसका कैसा आया, हाफ फील्ड। तो बताइए, आपको सोचने की जरूरत है। आप जानते हो निगेटिव किसका होता है जी, इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है, जो पार्शियली होता है। तो पार्शियली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो एनर्जी लॉस होगी, और एनर्जी जो लॉस होगी उसी को क्या कहेंगे, Eg। तो कार्बन का निगेटिव होगा, इसका 0 होगा, अप्रोक्सीमेटली 0। तो फिर ज्यादा किसका बताओ, लिखा हुआ तो सब साफ, पार्शियली का निगेटिव और हाफ और फुल्ली का दोनों का 0। तो किसका ज्यादा होगा, पार्शियली का, क्योंकि निगेटिव वैल्यू ही ना कह रहे हैं, अभी लिखा है ना, निगेटिव वैल्यू के बढ़ने से Eg की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि निगेटिव बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, एनर्जी लॉस हो रही है। जितना ज्यादा निगेटिव उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस। जैसे 500 रुपीज आपके पास था, हम बोले 200 नुकसान हो गया, तो -200 नहीं करोगे। अब कोई बच्चा कहा कि मेरा 300 नुकसान हुआ, तो बोलेगा तेरे से ज्यादा मेरा नुकसान हुआ कि नहीं। तो वही नुकसान पूछ रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी को ही Eg कहते हैं, किसका ज्यादा नुकसान हुआ। तो भाई यहाँ पे ये कार्बन का हुआ, बोलो कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आंसर अगर अलोंग द पीरियोडिक टेबल पीरियड है तो किसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल देखना, जिसका पार्शियली आ गया वही ज्यादा होगा, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का लगभग 0 ही होता है। अच्छा इसका देखो तो जरा जल्दी से, ऑक्सीजन फ्लोरीन का बताइए फिर। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ रहा है, ये 8 और ये 9 कैसा है जी, पार्शियली आया सबका, ये तो लिखने आता ही होगा, 1s2 2s2 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो यहाँ p में कितना, लास्ट वाले को चेक करते हैं जी, p में कितने हैं, 4, 1 2 3 4, और इसमें 5, 1 2 3 4 5। देखो ध्यान से, ये भी तुम्हारा पार्शियली है और ये भी तुम्हारा पार्शियली है, तो यहाँ पे मैच टाई नहीं हो गया इन दोनों के बीच में। तो फिर आप डिसाइड किसके आधार पे करेंगे, तो भाई 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है ना जी। अगर पहला फैक्टर आंसर नहीं बता पा रहा है तो किस पे जाओगे, रेडियस। तो रेडियस के अकॉर्डिंग किसका ज्यादा होगा बताइए। तो आपको पता नहीं है कि इधर जाने पे रेडियस बढ़ता है, तो इधर जाने पर Eg बढ़ेगा। देखिए ध्यान से, इसमें नहीं लिखवाया हूं, Eg किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में ज्यादा इधर कौन है, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा। ये तो तुम खुद भी जानते हो जी कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा नॉन मेटालिक कौन, फ्लोरीन, इस डायरेक्शन नॉन मेटालिक। आज जो ज्यादा नॉन मेटालिक होगा वही ना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली बात कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉन गेन करने में कौन ज्यादा लॉस कर रहा है।
तो जो जल्दी गेन करेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा, तो वो कौन होगा? फ्लोरीन। बोलो सब बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले, तो ये आप लिख लीजिए। आप बताइए मेरे को, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो एनर्जी लग रहा है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एक गेन करने में जितना एनर्जी लग रहा है, अच्छा जितना उसी को लॉस करने में जितना एनर्जी, एक गेन करने में ईजी और लॉस करने में आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। अरे भैया एक इलेक्ट्रॉन जितना निकालने में एनर्जी लग रहा है उतना उसमें ऐड करने में लगेगा, बस केवल क्या होगा, ये पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू क्या होता है? निगेटिव, और ये कैसा होता है? पॉजिटिव। तो दोनों को इक्वल करना है तो इसको माइनस नहीं मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यानी कि आप समझे कि जब Eg की वैल्यू आपको पता है, Eg की वैल्यू पता है या आयोनाइजेशन एनर्जी पता है, तो उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है, जेईई मेन में, दोनों में, जेईई मेन और नीट दोनों में पूछा है। मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ तक पहले। हाँ देखिए पूछा है, सुनिए मैं पढ़ता हूं लाइन, अब बताइएगा। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज, ये क्या दिया हुआ है मेरे को? ये क्वेश्चन का लाइन पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है बताइए? फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अरे पोटेंशियल भी एनर्जी को ही कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, यानी कि ये क्या दिया हुआ है? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। भाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब तुम समझे क्या दिया हुआ? एक इलेक्ट्रॉन जब हम सोडियम से निकाल रहे हैं ना, तो उस केस में उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना आ रहा है? 5.1। तब बोला कि इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं, इसी में फिर वापस से क्या कर रहे हैं जी? इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन कराने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। बोलिए बता सकते हो ना? ऑप्शन देने की जरूरत है? नहीं, बोलो आंसर। हाँ, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर हो गया बस। तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है, एक नीट में भी पूछ दिया है, सेमी क्वेश्चन था, और ये भी। कोई दिक्कत किसी को इसमें है ना? तो लिख लो ये क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन है, और आप जान रहे हो कि यही आपका नॉन मेटल्स है, तो बस इतने में ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, ये नॉन मेटल्स है और वही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और उस दौरान एनर्जी जो लॉस होता है उसी को Eg कहते हैं। तो बस यही दोनों संभव है। तो आपको तो पता ही है कि नीचे रेडियस बढ़ता है तो ऊपर जाने में कौन बढ़ेगा? Ag। इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो आप आंसर क्या लिखे बोलो? क्या लिखे? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन, यही लिखे। देखो यहाँ पे यही चीज एक ध्यान रखना है, यहाँ पे एक चेंज होता है जिसको आप कह लो कि एक तरह का एक्सेप्शन ही है। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें क्लोरीन में मार्क लगाइए, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, Ege सबसे ज्यादा। मैं बता दिया चेंज कहां पे होगा, सिर्फ किसमें होगा जी? क्लोरीन का, क्लोरीन का मैक्सिमम होगा, बाकी ठीक है ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये याद रखना, क्लोरीन यहाँ सबसे ज्यादा होता है, मेजर किया गया। और यह तो फिर इसमें बताओ, इसमें सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग? ऑक्सीजन या सल्फर? ये ना सेकेंड एलिमेंट का सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? सल्फर, फिर ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद ठीक है सोडियम और टेरोरियम। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान में रख सकते हो, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो कहां पे चेंज हो रहा है। कौन चेंज कर रहा है जी? सल्फर। किससे ज्यादा हो जा रहा है? ऑक्सीजन से, ये मार्क कर लीजिएगा। ये दोनों चेंज होता है, और कोई खास चेंज नहीं होता है।
ठीक है, ये दो ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं, ध्यान में रखिएगा इसको। एक तो एक्सेप्शन भी बोल सकते हो या उसका रीजन है। देखो फ्लोरीन में क्या होता है, रेडियस छोटा होता है, ठीक। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या अंतर होता है, देखिए ये क्लोरीन में 3 है, तो क्लोरीन में ना इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होता है क्योंकि साइज बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन फ्लोरीन के केस में क्या होता है, इतना छोटा साइज है कि ये मना करता है आने से। 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है ना जी, 3 3 6 1 7, ये बोलेगा हम आने ही नहीं देंगे तुमको। तो जब आने नहीं देगा तो लॉस होगा क्या, नहीं। तो इस कारण से फ्लोरीन और क्लोरीन में चेंज होता है। इस बात को छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हो कि यहाँ पे आने नहीं दे रहा है इसलिए रिपल्सन नहीं हो रहा और एनर्जी का लॉस भी कम हो रहा है। तो ये चेंज खाली एक आपको मिलेगा कहाँ कहाँ जी, फ्लोरीन ऑक्सीजन में और सल्फर ऑक्सीजन, बाकी सब ठीक है। ठीक है, लिख लो यहाँ पे। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव में लिखो, नहीं बातें नहीं करो। इट इज एन, लिखिए इसमें, इट इज एन एबिलिटी ऑफ एलिमेंट, इसका डेफिनेशन लिखिए। इट इज एन एबिलिटी ऑफ, इट इज एन एबिलिटी ऑफ एलिमेंट, it is an ability of element to attract, it is an ability of element, ability मतलब क्षमता, एलिमेंट की एक क्षमता है, ability of element to attract, किस क्या क्षमता है जी, अट्रैक्ट करने की, किसको, लिखो, to attract शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, टुवर्ड इटसेल्फ। देखो अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है किसी एलिमेंट की, किसको खींचने के, इलेक्ट्रॉन को, और कैसे इलेक्ट्रॉन को, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को, वही क्षमता क्या कहलाती है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आया बात समझ में, डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होती है उसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। आगे समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। उसके पहले अगेन मैंने बता दिया था कि सब फैक्टर रेडियस के क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ये तो आपको समझ में आता ही है जी, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, खैर छोड़ो आगे हम देखते हैं। रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो आप पीरियोडिक टेबल लो, ठीक है, और बताओ बगल में लिख लो इसे। इसमें 2 फैक्टर नहीं चलेंगे, एक ही फैक्टर है। रेडियस नीचे की ओर बढ़ता है जी, क्यों, बोलो जल्दी से जवाब दो, जिसको पता है जल्दी से, फास्ट। ऑर्बिट्स बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन किधर बढ़ेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। अच्छा इधर की ओर क्या बढ़ता है, रेडियस, क्यों बढ़ता है, हाँ कि कौन सा अट्रैक्शन, जेड इफेक्टिव। अच्छा इधर कौन बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो आपसे ज्यादा पूछेगा ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसमें होता है, मेटल में कि नॉन मेटल में, नॉन मेटल में। तो फिर से यही पूछेगा, यही 2 ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो बताइए इसमें सबसे ज्यादा कौन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर आपको दिया ऑप्शन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बस खींच रहा है। तो भाई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बताइए मैक्सिमम आयोडीन किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। अच्छा अब बताओ ऑक्सीजन सल्फर में किसका ज्यादा, ऑक्सीजन का ज्यादा। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखते जाओ जी क्वेश्चन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, अरेंज कीजिए इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, लिख लीजिए कॉपी में लिखिए, यहाँ पे है ये सब पोजीशन, ऑक्सीजन, चलिए ये पोजीशन अरेंज कीजिए, यहाँ पे सल्फर होता है, यहाँ पे फास्फोरस होता है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर कौन, ऑक्सीजन, फिर
और लास्ट में कार्बन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सी एलिमेंट की है, तो बताइए। फ्लोरीन की है। देखो ऊपर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता है, तो ऊपर में भी कौन, ऊपर में तो इतने सारे हैं, तो इधर जाने पे बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा इधर कौन है, फ्लोरीन। तो लिखिए फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। लिखिए नोट करके, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कभी कभी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछते, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नॉन मेटल को कोई लेना देना है नहीं, ना इलेक्ट्रॉन गेन करना ना लॉस करना, तो उसको हम नहीं लिखते हैं। सॉरी नॉन मेटल नहीं, नोबेल गैस के लिए उसको इसीलिए नहीं लेते हैं उसको, कि उसको कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से। अरे क्या हो गया तुम लोगों को, देखो चुपचाप से। अब आते हैं रीजन, वो जो रेडियस लिखे हैं उसका रीजन क्या है, लिखो पहले। हाँ ये कहां अप्लीकेबल है जी, लिखिए। लिखिए इट इज एग्जिस्ट इन कोवेलेंट कंपाउंड्स, लिखो इट इज एग्जिस्ट इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हो। कोवेलेंट कंपाउंड में कैसे बॉन्ड बनेंगे, कैसे बॉन्ड बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजन, ये कोवेलेंट कैसे बनता है जी, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके रखा है, एक इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन किसका, फ्लोरीन का, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन का ज्यादा है। तो देखो दोनों एग्रीमेंट करके रखा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कौन अपनी ओर खींचेगा, फ्लोरीन। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ है, फ्लोरीन की तरफ है। तो ये हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब, कि ज्यादा कौन अपनी ओर खींच के रखेगा। किसको खींच के रखेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कहोगे बताओ। ये शेयर में है ना दोनों का इलेक्ट्रॉन, शेयर, अब पेयर में भी है ना दो, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। अब समझे यहाँ कि शेयरिंग पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होगी उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात आता है रेडियस पे, रेडियस पे समझिए। फ्लोरीन का साइज छोटा है जी, ठीक है, साइज छोटा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। देखिए कैसे बढ़ती है। अब एक बात बताओ, अगर इसी की जगह क्लोरीन ले ले जिसका साइज बहुत बड़ा है, अगर खींचेगा इसका न्यूक्लियस दूर नहीं हो जाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो ये क्या फ्लोरीन के जैसा खींच पाएगा, नहीं, जितना न्यूक्लियस पास रहेगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। इसीलिए जैसे जैसे रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लेकिन रेडियस बढ़ने से ये घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होगा, ये है रीजन, ठीक है। अच्छा यहीं पे आप लोग पढ़े होंगे डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट। डाइपोल मतलब क्या होता है जी, डाई मतलब टू, पोल मींस पोलैरिटी चार्ज। देखो यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट होगा, क्यों होगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचा तो उस पर चार्ज क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस। इससे इलेक्ट्रॉन दूर गया तो क्या आएगा, प्लस। लेकिन पूरा इलेक्ट्रॉन दे नहीं ना दिया जी सोडियम की तरह, किलो रखो तुम, नहीं ना, तो -1 +1 जैसा नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्लाइटली निगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं डाइपोल। अगर एक स्मॉल डिस्टेंस पे दो इक्वल और अपोजिट चार्ज प्लेस है तो उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। यही ना पढ़े थे डाइपोल मोमेंट, बोलते थे देखो कौन खींच रहा है जी, फ्लोरीन खींच रहा है, तो ये आया डाइपोल मोमेंट इसका, कि भाई इस डायरेक्शन में एनर्जी लग रही है यहाँ पे, तो ये है तुम्हारा डाइपोल मोमेंट। और इसी को बोलता है डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। जो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे वो सब बात की बात है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा यूज ये सब टर्म में होता है, केमिकल बॉन्डिंग में भी और ऑर्गेनिक में भी, तो लिख लीजिए। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, जैसा ऑर्डर है वैसा लिख देना, ठीक है। रेडियस बस एक किसके ऑर्डर फॉलो करता है, बस रेडियस का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ फॉलो नहीं होता है, क्यों नहीं होता है बताओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताइए क्यों नहीं होता है, बोलिए जल्दी से, खाली दांतें दिखा रहे हो, आंसर भी, आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोलो।
ये कैसा कंपाउंड है? अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखते हैं? एलिमेंट का, एटम का या कंपाउंड का? एलिमेंट का ना। एलिमेंट लाइक सोडियम, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, इसीलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी होता है और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। नॉन मेटल लो क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, जिसको क्या बोलते हैं? ईजी। तो ये दोनों फैक्टर किस पे डिपेंड किया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, क्योंकि दोनों के केस में क्या था? एटम था। एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं क्या? नहीं ना, इसीलिए यहाँ पे ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। आया समझ में क्यों नहीं करेगा? बाकी जरूरत नहीं है, आप जानते हो रेडियस के अकॉर्डिंग आंसर हो जाता, तो वो लिख लो बस। कोई दिक्कत किसी को? तो यहां तक लिखिए पहले। देखिए बॉक्स वॉक्स नहीं बनाना। देखो यहां से ऊपर से नीचे आएंगे, बताओ क्या बढ़ता है? रेडियस बढ़ता है। और क्या बढ़ता है? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर को मैं CH लिख देता हूं। और क्या बढ़ता है? जैसे जैसे मेटालिक होगा रिएक्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो रिएक्टिविटी भी क्या होगा जी? बढ़ेगी। ये तीनों वैल्यू इंक्रीज करता है, रेडियस भी इंक्रीज करता है, मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है और रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। किसकी बात चल रहा है? मेटल की। बीच में यहाँ पे मेटलॉइड होता है, ऐसे लिख लेना, बीच में मेटलॉइड, और इधर क्या होता है? मेटल, और इधर क्या होगा? ठीक है जैन। देखो नहीं अगर लिखना है तो आप बाहर जा सकते हो, बातें करना बाहर जाकर करो, क्लास में भगा दूंगा, ठीक है? नहीं तो सही से लिखो। देखो यहाँ के बाद अगर हम बात करें, डाउन द ग्रुप लिख लिए, ठीक है? इसमें रेडियस ये बढ़ता है, और इसके बाद बताइए इस डायरेक्शन में जैसे जैसे आप जाइएगा तो रेडियस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। चाहो तो रीजन लिख सकते हो, इसका रीजन तुमको पता है क्या भाई जी? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हैं। और इधर क्या होता है बताइए? हाँ, जेड इफेक्ट क्या होता है? घटता है, इसीलिए रेडियस इस डायरेक्शन में बढ़ता है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब कुछ पॉइंट्स आप चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हो कि देखो जी, हम पढ़े हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, हम पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक गेन इंथैल्पी, हम पढ़े हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये तीनों ना रेडियस के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे, अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो आप बताइए जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? सुनो, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तीनों क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन याद रखिए एक चेंज किसमें आता था? अभी पढ़े हैं, एक चेंज जो आएगा वो किसमें आएगा? ईजी में। ईजी में चेंज आएगा, उसको लिख सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि ईजी में क्या चेंज आता है? देखो कायदे से लगता है कि फ्लोरीन होना चाहिए, लेकिन हो गया कौन? क्लोरीन ज्यादा हो गया। तो ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसीलिए इसको अलग से लिख सकते हो तुम, ठीक है? यहाँ पे जिसमें चेंज आया उसमें स्टार मार्क लगा लो, ठीक है? वही एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्लोरीन यहाँ ज्यादा हो गया, किससे? क्लोरीन से। चलिए इस डायरेक्शन में आने पर बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दोनों बढ़ेगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, चूंकि आप अलोंग द पीरियड देख रहे हैं, तो इसमें आप क्या चेक कीजिएगा? चेक इलेक्ट्रॉनिक, शॉर्ट में मैं लिखता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें चेक करने की जरूरत है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में चेक करने की जरूरत है नहीं। इसमें हमेशा ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है? इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक लिखिए जल्दी से। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा वो किसके लिए आएगा? यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और उसमें आपको तरीका पता है, अरे जहां फुल्ली फील्ड हो जाएगा और हाफ फील्ड हो जाएगा वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, वो रीजन आपको पता है। आप चाहो तो ये पॉइंट भी भले लिख लो कि आयोनाइजेशन एनर्जी या स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है। तो तीन तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। कौन कौन मिलेगा जी? फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड और पार्शियली फील्ड। किसकी ज्यादा होती है जल्दी बताओ? सबसे ज्यादा किसकी? फुल्ली फील्ड, फिर हाफ फील्ड और फिर
पार्शियली फील्ड, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट ईजी के लिए बताओ, ईजी में क्या बताओगे जी कि ईजी में जब तुमको ईजी ऑफ पार्शियली फील्ड का ही केवल निगेटिव होता है, अदरवाइज हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का क्या होता है, जीरो। अगर ईजी पूछ लिया कोई तुमसे फुल्ली या हाफ का बताइए तो क्या बोलोगे वैल्यू, अप्रॉक्स जीरो, जीरो। ठीक है, तो हमेशा कौन ज्यादा होगा इस केस में, ये होगा। आ रहा है बात समझ में, बस यही सब तो क्वेश्चन आएगा, आपको इसको अरेंज कर लीजिएगा, ये पॉइंट्स सब लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पहले यहां तक लिखो, फिर और कुछ पॉइंट्स ऐड कर देते हैं इसमें। कि जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन आ रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटालिक या नॉन मेटालिक, मेटालिक। इधर नॉन मेटल से मेटल की तरफ नहीं आ रहे हो, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, और अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो कौन सा कैरेक्टर, नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। आ रहा है बात समझ में, अरेंज करने दे देगा इधर से नॉन मेटालिक। अच्छा, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो नॉन मेटालिक बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, और इस केस में आप एक बात और भी कह सकते हो कि रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। भाई इलेक्ट्रॉन जल्दी, वो ज्यादा नॉन मेटालिक इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा, तो जल्दी कौन गेन करता है, फ्लोरीन। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा उस केस में, बढ़ेगा। यानी कि रिएक्टिविटी, वो नीचे किसका रिएक्टिविटी बढ़ रहा था, मेटल्स की बात कर रहे थे, और यहाँ पे तुम क्लियरली लिख लो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का ऊपर जाने पे बढ़ता है और मेटल्स का डाउनवर्ड, है ना। तो ये लिख लीजिए, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहीं से भी निकाल के पूछ सकता है, ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा, किसी को भी आप अरेंज कर लोगे। ठीक है, मेटालिक हो गया, नॉन मेटालिक हो गया, रेडियस भी हमने लिख लिया। ठीक है, यहां तक लिखो पहले एक बार। आप बोल सकते हो क्या कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज नेगेटिव, इज इक्वल टू, लेकिन नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर ये वैल्यू दिया रहेगा तो उसमें माइनस कर लेना, ये वैल्यू मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, बाकी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी भी अभी पता है ना। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव का मतलब समझ रहे हो कि हमने एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकाला 1 2 3, तो बताइए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, I1 पहला निकाला, फिर दूसरे बार, फिर तीसरे बार, सबसे ज्यादा किसका होगा जी, 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। चलिए ये भी पॉइंट ऐड कर लो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे ऐड कर लो कि आपको चैप्टर नोट कॉपी को पढ़ने, समरी भी पढ़ लो तो नोट कॉपी लगे आपको कंप्लीट हो गया, बस क्वेश्चन बनाने हैं ना। ये लिख लीजिए। और बताइए आप लोग के अकॉर्डिंग लग रहा है कोई पॉइंट छूट रहा है समरी में, तो बताइए, उसको भी ऐड कर देते हैं। पहले यहां तक करो क्या, देखो पूरे पीरियोडिक टेबल का एक तरीका बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईसी लिखना है तो देखो बहुत सिंपल है, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले कौन आता है, एस ब्लॉक, उसके बाद कौन आता है, एफ ब्लॉक, उसके बाद कौन आता है, एफ आता है जी, ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद कौन आता है, डी, और लास्ट में कौन आता है, पी। और आप जानते हो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14, इसमें 10 और इसमें 6। लेकिन मेन बात क्या है कि ये नंबर ऑफ पीरियड के बराबर होता है, एन की जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी। इसमें एन की वैल्यू 2 कम, इसमें एन की वैल्यू 1 कम, और इसमें एन के बराबर होगी। और एक खास बात और, ये कहां से शुरू होता है और ये कहां से शुरू होता है, इसकी बात भी कर लेंगे। आप जानते हो डी कहां से स्टार्ट होता है जी, ये छोटा सा शॉर्ट लिख लो, स्टार्ट फ्रॉम 4th पीरियड, स्टार्ट फ्रॉम 4th पीरियड। ठीक है, आइए कहां से स्टार्ट होगा, 6 से, तो ये भी ऐड करके लिख लो, स्टार्ट फ्रॉम 6th पीरियड।
एक बार तो एग्जाम में जेईई मेन में यही पूछ लिया कि बताओ जी 4f इज पॉसिबल और नॉट, इट इज पॉसिबल, बोलो ना आप लोग अपना अपना जवाब दो। कितने लोग यस कह रहे हैं, कितने लोग नो कह रहे हैं? क्योंकि आप जानते हो ये 6 से शुरू होगा, n का वैल्यू क्या होगा 6। पहली बार में गलती की है ना, 6 - 2 यानी कि 4f। आप बोलोगे अरे तो 6 होता था, लेकिन ध्यान से देखिए 2 कम होता है, तो ये 4f पॉसिबल है कि नहीं है, समझे? तो ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन बैंक बनाओगे तो इसी साल 2022 में पूछा है, 2 साल पहले। ठीक है, तो इन सब छोटे छोटे पॉइंट से जहां की आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये सबसे अभी क्वेश्चन निकाले जाते हैं और बहुत आसान होते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट जो सामने लिखा हुआ है एक पेज में, इसको आप ध्यान में रखिएगा। लिख लिया यहाँ तक? लिखो जल्दी से, लेकिन जल्दी जाना है। कहाँ जाना है? घर रोज जाते हो, कौन सी बड़ी बात है ना? लिखो, आप जानते हो आयनिक रेडियस में क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव चार्ज के बढ़ने से रेडियस क्या होगा, इंक्रीज, और पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से रेडियस क्या होगा, डिक्रीज। ये भी पूछता है ना जी, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आएगा। और इसमें आपको दूसरा टाइप क्वेश्चन बताया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे भी क्वेश्चन आएगा। तो पहले बताओ कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता क्या? उसी में आइसो माने सेम, कौन सेम, इलेक्ट्रॉन। तो सेम आइसो मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होगा, यानी जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, सेम। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है एग्जाम में, तो नोट करके लिख लो, ये भी बात ऐड करो। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं या बनते हैं या पूछे जाते हैं, उनको ऐड कीजिए। तो लिखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड की संख्या उसमें बराबर होती है। ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी मिलेगा, लेकिन आप इसी के अकॉर्डिंग आंसर बता दीजिए, बात खत्म है। केमिकल बॉन्डिंग में क्या दिक्कत है? और बताइए, और कुछ छूट रहा है? पक्का जाने के लिए सब बोल, ठीक, यहाँ तक लिखिए सब, ठीक। इसके बाद ये बताइए, ये केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग जैसा मुझे बताए हो